Hello students of Sacred Heart School. Today we are going to study about modulus function. As we have saw a little bit earlier about this topic, but we are going to little bit more about the modulus function. First, as we know that modulus function is defined as x when x is greater than equal to 0 and minus x when x is less than 0. The basic work of this modulus function is it always keep the value inside the function is positive. We can see that how it works. Suppose that we have a value x equal to 5 and we want to know about at x equal to 5 what will be f5. We will put this 5 into modulus function and then we go to the definition of modulus function. यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो वैल्यू हमने पुट किया है 5, ये 5 ग्रेटर देन 0 है. अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इस समय फंक्शन जो है इस रूल के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए और जब फंक्शन इस रूल के अकॉर्डिंग वर्क करेगा तो हमको इसकी वैल्यू x यानी जो चीज़ हमने इसमें पुट की है सेम ऐसे ही मिल जाएगा 5. तो हमने क्या देखा कि जब हमने x की पॉजिटिव वैल्यू पुट की है तो हमको fx की पॉजिटिव वैल्यू ही मिली है. अगेन फॉर नेगेटिव वैल्यू, सपोज दैट इफ वी टेक x इक्वल टू -5, अगेन वी विल पुट इनटू द फंक्शन f ऑफ -5 दैट विल गिव अस मॉडुलस ऑफ -5. नेक्स्ट गो टू द डेफिनेशन. यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि the value that which we are going to put inside the function is less than 0. Hence the function will work with this definition. This definition says that कि जब x की वैल्यू 0 से कम होगी तो हमें वहाँ पर एक और माइनस लगाना पड़ेगा. तो हमको यहाँ पर एक और माइनस ऑफ -5 मिलेगा जिससे हमको अपने फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 5. तो हम वैल्यू कुछ भी पुट करें नेगेटिव या पॉजिटिव, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू. नाउ लेट्स मूव टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन. लेट्स मूव टू द ग्राफ. देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनाते हैं हम मॉडुलस फंक्शन का. जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मॉडुलस फंक्शन एक रियल फंक्शन है और रियल फंक्शन का हमेशा हम ग्राफ बनाते हैं. और आज हम लोग ये भी देखेंगे कि ग्राफ की हेल्प से हम उसका डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी इजी मेथड एंड वेरी इफेक्टिव मेथड. तो हम इसको ध्यान से करेंगे. ग्राफ बनाने के लिए हमेशा हम एक टेबल का यूज करते हैं जिसमें हम 0 को इंक्लूड करते हैं, कुछ पॉजिटिव वैल्यू को इंक्लूड करते हैं और x की कुछ निगेटिव वैल्यू को इंक्लूड करते हैं. इसका फायदा ये होता है कि जब हम 0 को इंक्लूड करते हैं तो बीचों बीच ग्राफ का ओरिजिन मिलता है. हमें पॉजिटिव वैल्यू को इंक्लूड करने पे हमको अपना फर्स्ट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट कवर होता है. नेगेटिव वैल्यू को इंक्लूड करने पे सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट भी इंक्लूड होता है जिससे हमको अपने चारों कोऑर्डिनेट में ग्राफ की क्या सिचुएशन होगी इसका बहुत अच्छे से अंदाजा मिलता है. तो अब हम 1 बाय 1 एक एक वैल्यू को पुट करेंगे और पुट करके देखेंगे कि हमारे पास x की वैल्यू पे fx की वैल्यू क्या मिल रही है. सपोज अगर हम पुट करते हैं x इक्वल टू 0 तो मॉड ऑफ 0 हमें कितना देगा 0 और इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे 0 की जगह पे 0. जब हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तब उसमें हमको मॉड ऑफ 1 मिलेगा और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, हेंस इट विल बी सेम 1. व्हेन x इक्वल टू 2 मॉड ऑफ 2 और अगेन 2 जो है वो पॉजिटिव नंबर है तो हमको सेम मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू 2 एंड फॉर 3. लेट्स मूव टू द नेगेटिव नंबर. अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा मॉड ऑफ -1 एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन नेगेटिव वैल्यू जब भी आती है तो उसके लिए हमको एक और माइनस ऐड करना पड़ता है. तो ये फिर माइनस और माइनस मिलकर कितना हो जाएगा +1. तो यहाँ पे भी हमको 1 मिलेगा. अगेन x इक्वल टू -2 पुट करने पे मॉड ऑफ -2 जो कि 2 होना चाहिए. तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3. तो हमने क्या देखा कि टेबल में भी हमको यही चीज़ दिखी कि पॉजिटिव पे भी पॉजिटिव मिल रहा है और निगेटिव पे भी निगेटिव मिल रहा है. अब हम इन वैल्यूज को
प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट 0,0 ओरिजिन, दूसरा पॉइंट 1,1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तीसरा पॉइंट 2,2 अगेन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 3,3 अगेन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। हम चाहे तो इन पॉइंट्स को दिखा भी सकते हैं 0,0, 1,1, 2,2, 3,3। Let's move to the negative part. When x equal to -1, fx equal to 1, that will give us a point -1,1, -1,1, again -2 पे 2 तो -2,2, -3 पे 3 तो -3,3। Now remember, जब मैंने आपको नोट्स भेजा था तो मैंने उसमें ये बताया था कि ग्राफ को प्लॉट करते समय हमें हमेशा ये इस बात का ध्यान देना होता है कि ग्राफ में जो भी वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं x, उस x की पावर, उसका इंडेक्स कितना है। उसमें मैंने आपको ये बताया कि अगर x का इंडेक्स 1 या 0 या कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 0 है तो उस केस में हम ग्राफ को हमेशा स्ट्रेट लाइन से प्लॉट करते हैं। अगर ग्राफ में x का इंडेक्स या पावर वो 1 के अलावा कुछ भी हो, 2, 3, 4, 5, 1.5, -1, वॉटेवर, उस केस में हम हमेशा ग्राफ को फ्री हैंड से प्लॉट करते हैं। और स्ट्रेट लाइन और फ्री हैंड से प्लॉट करने में डिफरेंस क्या है? स्ट्रेट लाइन में जब भी हम प्लॉट करते हैं तो जहाँ भी कहीं टर्न आता है तो वहाँ पर एक कोना बनता है, लेकिन जब कभी भी हम फ्री हैंड से हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो जहाँ कहीं टर्न आता है वहाँ कोना ना बन करके एक स्मूथ कर्व बनता है। तो एज वी कैन सी दैट इन दोनों ही डिफिनेशन में x की पावर 1 है, इसलिए हम इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए स्ट्रेट लाइन का यूज करेंगे और इन सारे पॉइंट्स को हम स्केल रख करके मिला देंगे। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अगेन हम ग्राफ को आगे तक ले जाएंगे जहां तक हमने ग्राफ का कोऑर्डिनेट सिस्टम का साइज डिफाइन कर रखा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर टेबल में कुछ ही वैल्यूज को लिया है, जबकि ये रियल फंक्शन है। और जब भी हम कहते हैं रियल फंक्शन तो उसका मतलब होता है f इज सच दैट r to r, यानी x की हम पूरी रियल नंबर वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। यानी ये पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक जाना चाहिए और ये निगेटिव में माइनस इनफाइनाइट तक जाना चाहिए। तो उसके बेस पे ये ग्राफ भी इधर इनफाइनाइट तक जाना चाहिए और ये ग्राफ भी इधर इनफाइनाइट तक जाना चाहिए। तो इसलिए जब कभी भी हम रियल फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो हम ग्राफ को जितनी भी लेंथ है हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जितना हमने कॉपी पे दिखा रखा है, हम पूरा एंड तक ले आते हैं। ओके, ये हमारा आ गया मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। तो ये ग्राफ था हमारा। अब विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि मॉडुलस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या है। तो उसके लिए पहले हमको ये जानना है कि डोमेन क्या चीज़ होती है और रेंज क्या चीज़ होती है। तो उसका डिफिनेशन भी आपको पहले पढ़ चुके हैं। डोमेन हम x की उन वैल्यूज को करते हैं जिस पे हमारा फंक्शन कभी भी अनडिफाइन नहीं होता है, और रेंज हम उन वैल्यूज को कहते हैं जो वैल्यूज fx हमको प्रोवाइड करता है। अब अगर x की वैल्यूज को हम डोमेन कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ पे हमको x की वैल्यू x एक्सिस पे प्लॉट करनी है, तो हम x एक्सिस के लिए हमेशा ही देखेंगे जब भी हमको डोमेन देखना होगा। और जब हम fx को y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं तो इसका मतलब जब भी हम रेंज की बात करेंगे तो हमको y एक्सिस को देखना होगा। और इसी x एक्सिस और y एक्सिस की हेल्प से ही हम अपना डोमेन और रेंज बड़ी आसानी से बता देंगे। चलिए आज हम लोग दोनों तरीके से देखेंगे कि कैसे एनालिटिकल मेथड के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, और कैसे हम ये पता कर सकते हैं कि विद द ग्राफ इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो फर्स्ट ग्राफ के थ्रू करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमको ये देखना है कि x एक्सिस पे हमारा ग्राफ कहाँ तक मूव कर रहा है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये ग्राफ इधर इनफाइनाइट तक जाएगा, तो x एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है ये जानने के लिए हम एक सिंपल परपेंडिकुलर डाल सकते हैं ग्राफ से x एक्सिस पे, और देख सकते हैं कि x एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यू को ग्राफ एक्सेस कर रहा है।
यहाँ क्या दिख रहा है कि जब हमने यहाँ से परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया नीचे की तरफ, तो x की सारी वैल्यू को, x एक्सिस की सारी वैल्यू को ये कवर कर रहा है। और बिकॉज ग्राफ इधर इनफाइनाइट तक जाएगा, इसलिए x एक्सिस की इधर सारी वैल्यूज को कवर करेगा। और x एक्सिस इधर कहाँ तक जाता है? पॉजिटिव ऑफ इनफाइनाइट की तरफ। सेम इधर कि जब हम निगेटिव साइड में देखेंगे तो फिर से हम क्या करेंगे, ग्राफ से हम परपेंडिकुलर डालते जाएंगे और देखेंगे कि हमारा ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू को एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ भी हमको क्या दिख रहा है कि ये ग्राफ इधर इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये सारी एक्स की वैल्यू को हमारा एक्स ग्राफ एक्सेस करेगा। तो इसलिए इधर ये इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन इधर जो इनफाइनाइट होता है वो कौन सा होता है? नेगेटिव इनफाइनाइट। इट मीन्स that our graph is going to take the value from minus infinite to plus infinite on x axis। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू हम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। वी ऑलवेज यूज ओपन पैरेंथेसिस ऑन इनफाइनाइट, क्योंकि हम कभी इनफाइनाइट पे पहुंच नहीं सकते हैं, इसलिए हम इनफाइनाइट को कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमको ये देखना हो कि रेंज क्या होगा, तो रेंज के लिए फिर हम y एक्सिस पे देखेंगे और हम यही सेम प्रोसेस y एक्सिस के साथ करेंगे। हम अपने ग्राफ से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते जाएंगे और देखेंगे कि y एक्सिस पे कहां से कहां तक की वैल्यू ग्राफ हमारा ले रहा है। तो हम इस तरह से अपने ग्राफ से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते जाएंगे। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ग्राफ का कोई भी पोर्शन x एक्सिस के नीचे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो fx की वैल्यू भी 0 से स्टार्ट होगी, और ये ग्राफ ऊपर इनफाइनाइट तक जाएगा तो y एक्सिस पे भी वैल्यूज जो होंगी वो कहाँ तक जाएंगी? इनफाइनाइट तक। यानी इधर इनफाइनाइट तक, और ऊपर जो है y एक्सिस प्लस इनफाइनाइट वैल्यू लेता है तो प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। इट मीन्स कि fx जो वैल्यू ले रहा है वो इनफाइनाइट तक जा रही है। कहाँ से? यहाँ y इक्वल टू 0 से लेकर के y इक्वल टू इनफाइनाइट। बिकॉज इट टचेज द ओरिजिन, द ग्राफ टचेज द ओरिजिन, इट मीन्स द 0 इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ fx। इसलिए हम यहाँ पर क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे, और एज वी नो इनफाइनाइट पर हम हमेशा ओपन इंटरवल का ही यूज करते हैं। तो इससे हमको पता चला कि x की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक पुट कर सकते हैं और fx की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू हम जहाँ से जहाँ तक पुट कर सकते हैं उसी चीज को हम बोलते हैं डोमेन, और fx की वैल्यू हम जहाँ से जहाँ तक पुट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं रेंज। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। नाउ सेकेंड मेथड। अब सेकेंड मेथड के लिए हम देखें क्या करना होगा। जैसे हमसे कहा fx इक्वल टू मॉडुलस x, और मॉडुलस x की ये डिफिनेशन है। ये डिफिनेशन में हमें दो चीजें दिख रही हैं। फर्स्ट, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सेकेंड, x इज लेस देन 0। तो इन्हीं इंफॉर्मेशंस का यूज करना होगा हमको अब अपना डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए। द फर्स्ट थिंग सेज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसका मतलब होगा कि x बिलोंग करेगा 0 से इनफाइनाइट में। सेकेंड थिंग सेज दैट x इज लेस देन 0, जिसका मतलब होगा x बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से 0। यहाँ इक्वल टू का साइन लगा है, यानी 0 इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए हमने क्लोज ब्रैकेट का यूज किया, यानी क्लोज इंटरवल का यूज किया। यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे, और इनफाइनाइट पे तो हम जानते हैं कि हमेशा हम ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को अगर हम मिलाएं, क्योंकि x की वैल्यू ये भी है और ये भी है, तो हमें क्या मिलेगा? ये कह रहा है कि 0 से इनफाइनाइट और ये कह रहा है माइनस इनफाइनाइट से 0। तो जब हम दोनों को इंक्लूड करेंगे तो हमको माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मिलेगा, जहां से x हमारा बिलोंग करेगा। और जैसा कि अभी हमने देखा कि x की वैल्यू जहां से जहां तक वेरी करती है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। सिंपल। अगेन रेंज के लिए, अब रेंज के लिए हमको अपने फंक्शन की डिफिनेशन फिर से याद करनी पड़ेगी। जैसा कि हमने देखा था कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा हमको पॉजिटिव वैल्यू देता है। इट मीन्स
कि mod x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और mod x ही हमारा fx है, यानी कि fx जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब इसका मतलब क्या है कि fx की वैल्यू 0 या उससे बड़ी होगी, जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट में हमेशा ओपन इंटरवल, और चूंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा है इसलिए क्लोज इंटरवल। और जैसा अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा कि fx की वैल्यू जहां से जहां तक वेरी करती है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रेंज। तो ये हमारा रेंज होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि हाउ कैन वी सॉल्व एन इक्वेशन विच कंटेन्स अ मॉडुलस फंक्शन। इसके लिए हम एक स्मॉल से छोटे से मॉडुलस फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम जो करने जा रहे हैं उसके पहले हम ये समझेंगे भी कि क्यों हम ये करने जा रहे हैं। जब कभी भी किसी भी इक्वेशन में हमको मॉडुलस फंक्शन दिखता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको इन जनरल दो केस बनाने पड़ते हैं, अगर वहां पर कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो। केस 1 एंड केस 2। और क्यों दो कंडीशन बनानी पड़ती है, उसका रीजन ये है कि जब हम मॉड x लिखते हैं तो x मिलता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, माइनस x मिलता है जब x लेस देन 0 हो। तो हमें क्या दिख रहा है कि इसके डिफिनीशन में दो कंडीशन है कि x मिलेगा या माइनस x मिलेगा। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x दैट वी आर गोइंग टू पुट इनसाइड द फंक्शन। यहाँ दो कंडीशन होने की वजह से हमको दो केस बनाना पड़ता है, और उस दो केस की बेस पे हमको अपना इक्वेशन सॉल्व करना होगा। तो केस 1 के लिए हम इस कंडीशन को यूज करेंगे। ये कंडीशन क्या कहता है कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो उस समय हम मॉड x की जगह x लिखते हैं, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे यूज करेंगे, x इक्वल टू 2। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है कि जब हमारा x लेस देन 0 हो तो हम मॉड x की जगह पे माइनस x लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे ही यहाँ पे यूज करेंगे, इस x की जगह पे माइनस x इक्वल टू 2। और अब आप समझ गए होंगे कि क्यों दो केस बन रहा है। इसलिए क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती थी, तब भी हमको x इक्वल टू 2 मॉड x इक्वल टू 2 मिलता। x की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती थी, जिसपे हमको मॉड x इक्वल टू 2 मिलता। और इससे हमको x की दो वैल्यू मिलेगी, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2। और ये x की दोनों ही वैल्यू इस इक्वेशन का आंसर होगी। तो इससे ये समझ में आता है कि जब कभी भी किसी भी इक्वेशन में हमको मॉडुलस फंक्शन दिखेगा तो उस केस में हमको वहां पर दो केस बनाना ही होगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, नोट इट। ओके, आफ्टर मॉडुलस फंक्शन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जैसा कि हमने बुक्स में भी देख रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डिफिनेशन क्या है। 0 when x is greater than equal to 0 and less than 1, -1 when x is greater than equal to -1 and less than 0, -2 when x is greater than equal to -2 and less than -1, and this goes on to negative infinity. Again, in the positive side, 1 when x is greater than equal to 1 and less than equal to 2. जैसा कि हम देख रहे हैं कि इधर इक्वल टू एक ही साइड पे लगा है, दूसरे साइड पर इक्वल टू नहीं लगा है। तो हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई रेशनल वैल्यू या कोई रियल वैल्यू हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर में डालते हैं या पुट करते हैं उसमें, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको उसका इंटीजर पार्ट बताता है। सपोज कि अगर हमारे पास x इक्वल टू 12.5 हो और इस पे अगर हमें अपना fx चाहिए हो, तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े ब्रैकेट में। इस बड़े ब्रैकेट का यानी कि ओपन इंटरवल का हम यूज इंटरवल के लिए भी करते हैं, लेकिन जब हम इंटरवल के लिए इसका यूज करते हैं तब हम इसमें दो वैल्यूज को रखते हैं, कॉमा से इसको सेपरेट करते हैं। और जब हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरह यूज करते हैं तो हम केवल इसमें एक वैल्यू को रखते हैं, x को।
तो इस तरह से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, f(x) इक्वल टू क्लोज पैरेंथेसिस x। अब अगर हमको इसकी वैल्यू चाहिए होगा तो हम इसमें पुट करेंगे f12.5। हम क्या देख रहे हैं कि 12.5 में इंटीजर पार्ट 12 है, तो हमको यहाँ पर वैल्यू इसकी 12 मिल जाएगी। ये सिंपल सा तरीका है। लेकिन कई बार निगेटिव वाले वैल्यूज के लिए लोग गलती कर देते हैं। जैसे अगर x की वैल्यू हो -12.5 और उस केस में हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -12.5 चाहिए होगा, तो ये वैल्यू -12 नहीं होगी। दिस इज द कॉमन मिस्टेक द स्टूडेंट मेक्स। क्यों? क्योंकि 12.5 एक निगेटिव वैल्यू है, और निगेटिव वैल्यू से हम कैसे पता करेंगे कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या वैल्यू देगा, इसका थोड़ा डिफरेंट तरीका है। समझते हैं कि क्यों इसका डिफरेंट तरीका है। अगर एक हम नंबर लाइन ले लें, तो नंबर लाइन -∞ से +∞ तक जाती है। इस पर पॉजिटिव नंबर भी होंगे, निगेटिव नंबर भी होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब अगर हमको मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5 फाइंड करना हो, तो हम क्या देखेंगे कि इसकी वैल्यू 3 होगी। अगर हम इस चीज़ को लोकेट करें अपने रियल नंबर लाइन पे, तो यहाँ 0 है, ये 1 2 3 और 3.5 इसके बगल में होगा। और हमने क्या देखा कि ये वैल्यू 3 आई, जो कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में है। यानी कि किसी भी नंबर का इंटीजर पार्ट जो होता है वो उस नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में होता है, अगर उस नंबर में डेसिमल के बाद कुछ वैल्यूज दे रखी हो तो अगर मान लीजिए हमको -3.5 को अगर देखना होगा, तो हम क्या करेंगे? हम आएंगे नेगेटिव साइड में, -1 -2 -3 और -3.5 हमारे पास यहाँ होना चाहिए। अब -3.5 के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा इंटीजर हमको दिख रहा है? -4, इसलिए इसकी वैल्यू होगी -4। तो पॉजिटिव में तो हमको आसानी से दिख जाता है कि हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। निगेटिव में इसको देखने के लिए हमको उससे एक आगे जाना पड़ता है। तो -12.5 जो होगा वो -12 ना होकर के -13 होगा, क्योंकि -13 में हम कुछ ऐड करेंगे तब हमको 12.5 मिलेगा। सिंपल। ओके, नाउ मूव टू द ग्राफ। अब यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए हम टेबल का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए देखते जाएं। यहाँ पर हमको पर्टिकुलर वैल्यूज अलग अलग ऐसे ही दिख रही है x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। अब ये समझना है कि कैसे हम प्लॉट करेंगे। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें बिल्कुल मिडल से, 0 से, इट सेज दैट x की वैल्यू 0 से बड़ी या उसके बराबर और 1 से छोटी होने पे हमको f(x) की वैल्यू 0 मिलेगी। यानी x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक में हमको 0 मिलना चाहिए। लेकिन इसमें एक कैच है। द कैच इज कि यहाँ पर 0 पे इक्वल टू लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 1 पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 के कितने भी पास चले जाएं, हमको हमेशा 0 ही मिलेगा, क्योंकि उसमें इंटीजर पार्ट कितना है? 0। लेकिन जैसे ही हम 1 पे जाएंगे तो हमें क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा? 1। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि 1 पे हमारा f(x) क्या वैल्यू दे रहा है? 1। तो इस चीज को हमें ध्यान देना होगा। हम x की वैल्यू 1 तक नहीं ले जा सकते हैं जब तक कि हमको f(x) की वैल्यू 0 मिल रही है। तो स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे 0 से और जाएंगे 1 तक। और इस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हमको 0 पे 0 तो मिल रहा है, लेकिन 1 पे 0 नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम डॉट और एक छोटे सर्किल का यूज करते हैं। डॉट हमको ये बताता है कि वो पॉइंट उस ग्राफ में इंक्लूडेड है, और सर्किल हमको ये बताता है कि वो पॉइंट उस ग्राफ में इंक्लूडेड नहीं है। देखते हैं, 0 से 1 यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में f(x) की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में f(x) की वैल्यू 0 आ गई।
ठीक, यहाँ पर हमें 0 को इंक्लूड करना है, तो इसलिए हम x की वैल्यू 0 पे, fx की 0 पे हम एक डॉट बना देंगे जो हमको ये बताए कि 0 वहाँ पर इंक्लूड है। और 1 को इंक्लूड नहीं करना है, यानी x इक्वल टू 1 पे हम इसको एक्सक्लूड करने के लिए एक छोटा सा सर्कल बना देंगे जो कि x इक्वल टू 1 को वहाँ पर एक्सक्लूड कर देगा। फर्दर 1 से लेकर के 2 में भी ऐसे ही देखना होगा। 1 से लेकर के 2 में fx की वैल्यू 1 है, 1 इसमें इंक्लूडेड है लेकिन 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो 1 से लेकर के 2 यहाँ से यहाँ तक है, इसमें वैल्यू 1 होगी, तो हम यहाँ से यहाँ तक में वैल्यू 1 रखेंगे। तो 1 इंक्लूड है लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है, तो 1 को इंक्लूड करने के लिए डॉट बनाएंगे और 2 को एक्सक्लूड करने के लिए सर्किल। सेम ऐसे ही इस रीजन में 2 को इंक्लूड करेंगे, 3 को एक्सक्लूड, 3 को इंक्लूड करेंगे और 4 को एक्सक्लूड, और इस तरह से हमारा ग्राफ आगे तक बनता जाएगा। अगेन इन द नेगेटिव डायरेक्शन, -1 से लेकर के 0 तक के बीच में -1 इंक्लूड है लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है, तो -1 पे डॉट और 0 पे सर्किल, -2 पे डॉट, -1 पे सर्किल। तो ये हम देख सकते हैं कि ये है ग्राफ हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, जो कि एक सीढ़ी की तरह है, रैंप आप चढ़ते जाइए ऊपर, ये भी आगे तक कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट, और ये भी कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। अब इसके अगर डोमेन और रेंज की बात करें तो जैसा कि हमने पिछले ग्राफ में देखा था कि x एक्सिस पे जहाँ से जहाँ तक वैल्यू लेगा उसको हम डोमेन बोलेंगे, और fx यानी कि y एक्सिस पे जहाँ से जहाँ तक वैल्यू लेगा उसको हम रेंज बोलेंगे। x एक्सिस पे अगर हम देखें, यहाँ ग्राफ है यानी ये वैल्यू ले रहा है, इसके नीचे भी ग्राफ है यानी ये भी वैल्यू ले रहा है, यहाँ भी ग्राफ है यानी ये भी वैल्यू ले रहा है, यहाँ भी ग्राफ है ये भी, इस तरह से ये x एक्सिस पे सारी वैल्यूज को इंक्लूड करता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। अगेन अगर हम इधर देखें निगेटिव साइड में, तो यहाँ निगेटिव वाला है यानी ये इसको भी इंक्लूड करेगा, इसको भी इंक्लूड करेगा, इसको भी इंक्लूड करेगा, और इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी x की जो वैल्यूज है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक वेरी कर रही हैं। जो हम ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं सर यहाँ तो 1 इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहाँ 1 इंक्लूड नहीं है, 1 यहाँ पर इंक्लूड है, तो किसी न किसी एक ग्राफ के पार्ट में 1 आ जा रहा है, तो यानी कि 1 हमारे पूरे उसमें ग्राफ में इंक्लूडेड है। और x की जो वैल्यू आई है इसी को हम डोमेन बोलेंगे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लिखें, या इसी चीज को हम रियल नंबर r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखते हैं कि रेंज के लिए हम क्या देखेंगे कि y एक्सिस पे ग्राफ हमारी कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये पार्ट है ग्राफ का, ये भी पार्ट है ग्राफ का, इस पार्ट से इस पार्ट के बीच में इतना गैप है और इसमें कहीं पे भी y एक्सिस को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि y एक्सिस पे ये वैल्यू तो ली जा रही है, ये वैल्यू भी ली जा रही है, ये वैल्यू भी ली जा रही है, ये इनके बीच की कोई भी वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। यानी ग्राफ में हम ग्राफ के बेस पे ये कह सकते हैं कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन इनके बीच की वैल्यूज नहीं है। अगर हम निगेटिव साइड में देखें तो इधर भी -1 दिख रहा है, -2 दिख रहा है, -3 दिख रहा है, लेकिन इनके बीच की वैल्यूज इंक्लूड नहीं है। यानी fx जो है वो 0, 1, 2, 3, -1, -2 और इधर माइनस इनफाइनाइट तक और इधर इनफाइनाइट तक वैल्यू को लेना चाहिए। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमने डिस्टिंक्ट वैल्यू को यहाँ पर रखा है और इसीलिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है। अब ये कौन सा नंबर हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। यानी fx जो होगा ये सारी इंटीजर्स वैल्यू को लेगा और fx जिन वैल्यूज को लेता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज। यानी जो हमारा रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीजर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।